हेलो पीपल। इस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं मराठा एंड पेशवास के बारे में। ठीक, मराठास और पेशवास के बारे में अपने लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, माना क्या जाता है, देखिए ऐसा है, जो मराठा एम्पायर था वो प्रेजेंट टाइम का जो महाराष्ट्र रीजन है उस वहाँ पर मराठा एम्पायर का उद्गम हुआ था। वहीं पे मराठा एम्पायर हुआ करता था। और जो मराठा एम्पायर था उसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मराठा एम्पायर की स्थापना की थी। और शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 में हुआ था और 1680 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। 1627 के अंदर उनका जन्म हुआ और 1680 के अंदर उनकी मृत्यु हुई। 1627 में उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? शिवनेर फोर्ट है, एक शिवनेर का किला है कहाँ पर? पुणे के अंदर। वहाँ पर 1627 के अंदर शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627 इन शिवनेर फोर्ट पुणे। ठीक, जो शिवाजी के पिताजी थे उनका नाम था शाहजी भोसले। ठीक, जो शाहजी भोसले थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश था एक, उसके शासकों के वंशज थे। जो शाहजी भोसले थे वो मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान। जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासकों के वंशज थे कौन? ये शाहजी भोसले, जो कि पिताजी थे किसके? शिवाजी के। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है जो ये मेवाड़ के जो वंशज थे इनके ऊपर हमला करा था किसने? मेवाड़ कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। तो यहाँ पर हमला किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था यहाँ पे। और अलाउद्दीन खिलजी के हमले के कारण इन लोगों को प्रस्थान करना पड़ा था कहाँ से? राजस्थान से। और ये राजस्थान से प्रस्थान कर कर कहाँ पर? मराठा में रहने लग गए थे। तो उसी वंश के वंशज थे कौन? शाहजी भोसले। ठीक, तो जो शाहजी भोसले थे वो पिताजी थे शिवाजी महाराज जी के। और जो माता जी थी शिवाजी की वो कौन थी? जीजाबाई, जो एक देवगिरी के यादव वंश से थी। देवगिरी के यादव वंश से बिलोंग करती थी जीजाबाई, जो कि माता जी थी शिवाजी की। तो जो प्राइमरी एजुकेशन यानी जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी शिवाजी महाराज ने वो कहाँ किससे की थी? दादा कोंडदेव। जो ये दादा कोंडदेव थे वो भी किसी के दोस्त थे? शाहजी भोसले के ही एक मित्र थे दादा कोंडदेव। और इनके आध्यात्मिक गुरु किसके? शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु या रिलीजियस टीचर रहे हैं वो समर्थ रामदास जी रहे थे। तो दो समर्थ और दो कुशल गुरुओं के मध्य रहने से इनका जीवन काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके अंदर काफ़ी अधिक कुशलताएं थी। ठीक, ये हिंदुत्व के बहुत बड़े अनुयायी थे और ये चाहते थे कि एक हिंदू राज्य की, एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। और इसीलिए और ये हमेशा हिंदुत्व को संरक्षण प्रोवाइड करते रहते थे, कंजर्वेशन प्रोवाइड करते रहते थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कुशल शासक भी माने जाते हैं शिवाजी महाराज जी को। ठीक है, तो ही स्टार्टेड हिज आर्मी मिशन अगेंस्ट द आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो क्या होता है कि इनिशियल फेज के अंदर अब कोई एकदम तो काफ़ी ज़्यादा महान बन नहीं जाता। अब वो धीरे धीरे करके उसकी विक्ट्रियाँ, उसकी मतलब उसकी जो विजय होती हैं, उसकी जो विक्ट्रीज होती हैं, उन विक्ट्रीज को जब काफ़ी सारी मतलब बहुत सारी विजय हासिल कर लेता है तो उसे महान शासक कहा जाने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही शिवाजी महाराज ने इनिशियली उन्होंने क्या करा? उन्होंने आदिल शाही सुल्तान के अगेंस्ट एक मिशन स्टार्ट किया था। इन्होंने अभियान की शुरुआत की थी बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों के विरुद्ध। ठीक है, और इन्हें पहली अपनी जब विजय हासिल हुई थी 1646 के अंदर तोरण के किले के ऊपर उन्होंने विजय हासिल की थी। और 1646 के अंदर इन्होंने राजगढ़ फोर्ट को हथिया लिया था। 1647 के अंदर इन्होंने कोंडाना विजय किए थी और कोंडाना के अंदर एक सिंहगढ़ नाम का किला था, उसके ऊपर उन्होंने विजय हासिल की थी। उसके ऊपर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। और 1654 के अंदर शिवाजी ने पुरंदर के किले पर अधिकार स्थापित किया था। और 1656 के अंदर जावली में अपना उन्होंने स्थापित कर दिया था। तो देखिए, ये तो उनकी मतलब एक कह लीजिए कि इतना कोई ज़्यादा बड़ा उन्होंने वो नहीं किया था, एम्पायर को अपने एक्सपेंड नहीं किया था। लेकिन जो मेन उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंशन उनका कब हुआ? जब 1657 के आसपास जो शाहजहाँ था, जो औरंगजेब के पिताजी थे शाहजहाँ, औरंगजेब के पिताजी जो थे उन्होंने क्या करा? जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था कौन? दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को राजा घोषित कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।
तो क्या हुआ कि एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, कहाँ पे, इनके चारों भाइयों के बीच में, किसमें, औरंगजेब के बीच में, मुराद बख्श के बीच में, शाह शुजा के बीच में और दारा शिकोह के बीच में। किसके लिए, राजगद्दी के लिए स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो मुराद बख्श था, वो उस वक्त गुजरात का सूबेदार था, और डेक्कन का सूबेदार औरंगजेब हुआ करता था उस वक्त, और शाह शुजा था, वो बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। तो क्योंकि ये उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, तो 1657 के अंदर जो ये औरंगजेब जो दक्कन का सूबेदार था, वह कहाँ चला गया, नॉर्थ इंडिया चला गया, यानी उत्तर भारत चला गया। और 1657 के अंदर, इसी टाइम के अंदर, जो कोंकण है, कोंकण के कल्याण एवं भिवंडी पर अधिकार कर लिया किसने, महाराज शिवाजी ने, ठीक है। अब इससे दिक्कत, अब जो एक्सपेंशन कर रहे थे शिवाजी महाराज, तो उस वजह से आसपास का जो बीजापुर वाला क्षेत्र था, उस बीजापुर वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस होने लगा और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगी, ठीक। तो 1659 में अफजल खान, जो कि बीजापुर का वज़ीर था, उसने सोचा कि क्यों ना भाई शिवाजी को निपटा दिया जाए। तो उसने काफ़ी ज़्यादा चाल चली शिवाजी महाराज को मारने के लिए। तो इसने क्या करा, अपने मंत्रियों को भेजकर शिवाजी महाराज के साथ एक मीटिंग फिक्स कराने की बात करी, और वो मीटिंग की बात जब पहुंची शिवाजी महाराज तक, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक। तो शिवाजी महाराज, देखिए, हालांकि उस मीटिंग के अंदर दोनों पक्षों को कोई भी वो नहीं ले जाना था, हथियार वगैरह, लेकिन उस पर अफजल खान ने सोचा था कि मैं इसी मीटिंग के अंदर जाऊंगा, इसी मुलाकात के दौरान मैं शिवाजी के ऊपर हमला कर दूंगा और उसे मार दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जब ये मीटिंग हुई, तो अफजल खान भी अपने साथ हथियार लेके गया था, और वो भी शिवाजी महाराज भी अपने साथ हथियार। तो इसमें मीटिंग में शिवाजी महाराज अपने साथ हथियार ले गए और वे कवच पहन के गए थे, ठीक। तो जब वह वहाँ पहुँचे, तो अफजल खान के का आक्रमण करते ही उन्होंने, उनके पास एक वो था, क्या कहते हैं, टाइगर क्लॉ या फिर बाघ नख कहते हैं। तो मुलाकात के दौरान शिवाजी ने एक बाघ नख से अफजल खान की हत्या कर दी थी। तो बाघ नख उनके पास रखा हुआ था, अपने हाथों में पहन रखा था उन्होंने टाइगर क्लॉ, उससे उन्होंने अफजल खां की हत्या कर दी थी। और आप जानते ही हैं कि उस वक्त तक तो जो ये औरंगजेब राजा बन गया था, उसके बाद दारा शिकोह और ये इन सबको हरा के, मुराद बख्श, दारा शिकोह और शाह शुजा, इन सबको हरा के औरंगजेब राजा बन गया था। तो फिर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार बना दिया उस वक्त 1659 के अंदर। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया, किसका, दक्कन का। तो ये शाइस्ता खान क्या करता है, शिवाजी के ऊपर हमला करता है, किसके लिए, क्योंकि शिवाजी एक्सपेंड कर रहे थे, तो ये शिवाजी के ऊपर हमला करता है, और पासा पड़ जाता है उल्टा, शिवाजी इसे हरा देते हैं शाइस्ता खान को। अब ये शाइस्ता खान भागा भागा जाता है, नॉर्थ की तरफ भाग जाता है। उसके बाद औरंगजेब, जो जो औरंगजेब होता है, वो दक्कन का सूबेदार अपने ही बड़े पुत्र, क्या नाम था उसका, मुअज्जम, जो अगला शासक बनता है, उत्तराधिकारी बनता है औरंगजेब का, मुअज्जम 1663 के अंदर मुअज्जम को दक्कन की सूबेदारी दे देता है, और दक्कन का सूबेदार अब हो जाता है मुअज्जम। अब उसके बाद क्या होता है कि 1664 के अंदर जो प्रथम लूट होती है, प्रथम लूट करते हैं कौन, सूरत पर लूट करते हैं कौन, शिवाजी महाराज सूरत में प्रथम लूट करते हैं अपनी, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि वह एक्सपेंड तो कर ही रहे थे अपने साम्राज्य को, तो उसके लिए उन्हें ज़रूरत थी धन की। तो उन्होंने सूरत के ऊपर आक्रमण करा और उससे लूट लिया करीब 1-1.5 करोड़ रुपया, ठीक। तो शिवाजी महाराज ने जब, क्योंकि एक सूरत काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली रिच प्रोविंस थी मुगल्स की, तो फिर इस ध्यान आकर्षित होता है किसका, औरंगजेब का। अब जब औरंगजेब को पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे अफजल खान की भी मृत्यु होगी, अफजल खान की भी मृत्यु काफ़ी बड़ा इवेंट कंसिडर करा जाता है हिस्ट्री में, अफजल खान की भी मृत्यु कर दी और शाइस्ता खान को भी हराया, तो इन्होंने फिर क्या करा, औरंगजेब ने कहा कि भाई जय सिंह, आमेर के राजा थे कौन, जय सिंह और राम सिंह, ये दो राजा थे, तो इन दोनों से कहा कि आप जाइए, जय सिंह और राम सिंह दोनों को कहा कि आप जाइए और शिवाजी को कैद करके लाइए, मतलब उन्हें पकड़ के लेके आइए और उन्हें हराइए, सीधी बात है इस तरीके से। तो क्या होता है, मुगल आर्मी के समर्थन के साथ जय सिंह और राम सिंह जाते हैं और शिवाजी को एक युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर शिवाजी
हार जाते हैं। ठीक है, तो उस हार के बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में? जयसिंह के बीच में, और जयसिंह का ही एक पुत्र कौन था? राम सिंह। ठीक है, जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में होती है। ठीक है, कौन सी संधि? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और इस ट्रीटी के अंदर कहा जाता है कि जो 35 किले शिवाजी महाराज ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अधीन जो 35 किलों के ऊपर अधिकार कर लिया था, उस 35 किलों में से जो 23 किले हैं वो वापस लौटा दिए जाएंगे, और 12 किले जो उनके पास ही रहेंगे। किसके पास? शिवाजी महाराज जी के पास ही रहेंगे। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। ठीक, क्योंकि इसी के लिए शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब प्रदान किया गया था। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को मदद करने का वादा किया था। ठीक है, जो शिवाजी थे, शिवाजी ने कहा था कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम्हें बीजापुर के विरुद्ध मतलब बीजापुर के विरुद्ध मतलब बीजापुर को हथियाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो और इसी के बाद शिवाजी ने अपने पुत्र के साथ मुगल दरबार में पेश होना स्वीकार कर लिया। तो जो राम सिंह होता है, वो राम सिंह कहता है कि हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा, और शिवाजी और संभाजी इनके पुत्र दोनों को मुगल दरबार के अंदर प्रस्तुत होने की का आदेश आया था। किससे? औरंगजेब से। तो 1666 के अंदर जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जो जयसिंह था वह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार के अंदर प्रस्तुत करता है, और वहीं पर धोखे से औरंगजेब शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को अरेस्ट करवा देता है और नज़रबंद करा देता है। कहाँ पे? जयपुर भवन आगरा के अंदर। आपसे नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ पर संभाजी और शिवाजी को नज़रबंद करा दिया गया था? कहाँ पे? जयपुर भवन आगरा के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे वह नज़रबंद जब इन्हें कैद करा लिया जाता है जयपुर भवन आगरा में, तो यहीं से वह चकमा दे के भाग जाते हैं। और 1670 के अंदर, 1666 में हुआ था, फिर 1670 के अंदर दूसरी लूट, फिर से लूट लेते हैं सूरत को, और करीब इस बार वह 60 लाख रुपए वहाँ से क्या कह सकते हैं, हथिया लेते हैं। ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा से शिवाजी ने चौथ वसूलना शुरू किया। अब इसी के बाद मतलब इन्होंने लूटने के बाद फिर उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा जो प्रांत थी उनसे क्या करा? चौथ वसूलना स्टार्ट कर दिया था। तो ये चौथ क्या होता था? ये चौथ एक टाइप का टैक्स हुआ करता था। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे चौथ के बारे में। तो चौथ होता था, और दूसरा जो हमारा होता था सरदेश मुखी होता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन टैक्सेस के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक विधिवत उसके बाद शिवाजी अपना विधिवत राज्याभिषेक कराते हैं 1674 के अंदर। कहाँ पर? रायगढ़ के फोर्ट के अंदर, रायगढ़ के किले के अंदर। वो किसके द्वारा करा जाता है इनका राज्याभिषेक? गंगा भट्ट, जो कि एक पुरोहित था। कहाँ? वाराणसी का। ठीक, गंगा भट्ट के द्वारा 1674 के अंदर विधिवत राज्याभिषेक होता है। किसका? शिवाजी महाराज का। हालांकि 2 बार हुआ है शिवाजी महाराज जी का वो क्या कहते हैं, राज्याभिषेक। इसके बाद शिवाजी महाराज जी दो टाइटल एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन से? छत्रपति महाराज और हिंदू बादशाह। ठीक, अब इसके बाद जो लास्ट मिशन होता है शिवाजी महाराज जी का, जो लास्ट मिशन होता है वो कौन सा होता है? कर्नाटक मिशन। और इस कर्नाटक मिशन के दौरान ही 1680 के अंदर 1680 के अंदर शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो शिवाजी का अंत था वो कुछ खास अच्छा नहीं था, मतलब सुखमय नहीं बीता उनका अंत, क्योंकि इन्हीं का जो बेटा था संभाजी वही इनके विरुद्ध हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि दक्कन का एक सूबेदार हुआ करता था दिलेर खां, मुगल सूबेदार था ये। दक्कन का मुगल सूबेदार था दिलेर खां। और जो संभाजी थे, संभाजी ने शिवाजी के अगेंस्ट एक विद्रोह छेड़ दिया था उन्हीं के एम्पायर में, मराठा में। वहीं पे उन्होंने एक विद्रोह छेड़ दिया, रिवॉल्यूशन करा था शिवाजी के अगेंस्ट। और फिर वो रिवॉल्यूशन करने के बाद कहाँ पे भाग गए थे? दक्कन में भाग गए थे। किसके पास? उसी मुगल एम्परर दिलेर खां के पास। और आप जानते हैं कि मराठास की और मुगल्स की कभी बनी भी नहीं है, तो इसीलिए अपने लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ठीक, उससे पहले शिवाजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। वो तो कौन थे? अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कैबिनेट हुआ करता था, उसके अंदर जैसे कोर्ट के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं वैसे ही आप समझ लीजिए
जैसे 9 जेम्स थे चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके टाइम पे जैसे 9 जेम्स हुआ करते थे, वैसे ही अष्टप्रधान थे शिवाजी के टाइम पे। मतलब ये पोस्ट थी, उसमें पर्सन्स के नाम थे, इसमें पोस्ट के नाम है। जैसे पेशवा सबसे ऊंची पोस्ट कंसिडर करी जाती थी अष्टप्रधान में से, उसमें से जो सबसे ऊंची पोस्ट थी पेशवा, जिसे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का पद कहा जाता था। फिर उसके बाद अमात्य या फिर पंत या फिर मजूमदार भी कहा जाता था इसे। और ये रेवेन्यू मिनिस्टर या फिर राजस्व मंत्री हुआ करता था। और सर ए नौबत, ये आर्मी चीफ हुआ करता था या फिर सेनापति हुआ करता था। और सुमंत नाम का एक पद था, उसके वो क्या हुआ करता था, फॉरेन मिनिस्टर का पद हुआ करता था, विदेशी मंत्री का पद हुआ करता था। और एक पद था वाकियानवीस, वाकियानविस, और ये क्या होता था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करता था, सूचना मंत्री, ठीक। और एक हुआ करता था सुरनवीस लेटर मिनिस्टर या फिर पत्राचार मंत्री। और एक हुआ करता था पंडित राव, जो कि एक पंडित राव, ये एक रिलीजियस एडवाइसर, धार्मिक सलाहकार हुआ करता था। और न्यायाधीश कौन हुआ करता था, चीफ जस्टिस हुआ करता था। तो ये उसके अष्टप्रधान थे, किसके, शिवाजी के। अब अपने लोग पढ़ते हैं दो इम्पोर्टेंट टैक्सेस के बारे में जो शिवाजी महाराज जी ने लगाए थे या फिर वसूले थे। एक चौथ हुआ करता था, अर्थात कुल उपज का 1/4 पार्ट देना पड़ता था, यानी कुल उपज का 1/4 भाग देना पड़ता था चौथ के तौर पे, चौथ टैक्स के तौर पे। और दूसरा जो टैक्स था वो कौन सा था, सरदेशमुखी। और इसके अनुसार 1/10 पार्ट जो हुआ करता था वो देना पड़ता था सरदेशमुखी के अनुसार। और शिवाजी के द्वारा एक नेवी की भी, नौसेना का भी वो गठन किया गया था। और जो इसका हेड क्वार्टर था वो कहाँ पर था, कोलाबा, बॉम्बे के अंदर इसका हेड क्वार्टर था। और जो नौसेना अध्यक्ष था उसे क्या कहा जाता था, दरियास नगर कहा जाता था, दरिया सागर, दरियास नगर बोल रहा हूँ, दरिया सागर कहा जाता था नेवी चीफ को, या फिर नौसेना अध्यक्ष को दरिया सागर कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो शिवाजी की काफ़ी सारी पत्नियां थीं, लेकिन जो मुख्य 3 पत्नियां थीं वो कौन थीं, साईबाई, एक एक थी सोचराबाई, और एक थी पुतलीबाई, ठीक। तो क्या होता है कि जो साईबाई से इनका पुत्र था वो कौन था, संभाजी, जिसने आगे विद्रोह कर दिया था शिवाजी के अगेंस्ट, और दिलेर खां के पास जाके 1 साल तक रुका था। और मतलब एक तरीके से मुगल से इसने हाथ मिला लिया था, आप ये कह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे अपने लोग इस बारे में। संभाजी और एक सोचरबाई से इनका जो वो पुत्र था वो कौन था, राजा राम। और पुतली बाई थी, इतिहास में कहा, पूछा जा सकता है आपसे कि पुतली बाई ने क्या करा था। पुतली बाई जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी, शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी, इन्होंने खुद को भी अपना मतलब इनकी चिता के साथ खुद को भी जला दिया था इन्होंने, पुतली बाई ने सती हो गई थी, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आपको पहले बैकग्राउंड समझाता हूँ शिवाजी और संभाजी के बीच में एंड टाइम जो रिलेशन रहा था। देखिए, शिवाजी की ये मृत्यु से कुछ साल पहले ही एक विद्रोह छेड़ दिया था, किसने, संभाजी ने, इन्हीं के एम्पायर में शिवाजी के अगेंस्ट एक विद्रोह करना शुरू कर दिया था, एक रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि संभाजी फिर कहाँ चले गए थे, दक्कन चले गए थे, किसकी शरण में, दिलेर खां के साथ। इन्होंने दिलेर खां से हाथ मिला लिया था, ठीक है। और उस इसी बात से हमेशा परेशान रहते थे कौन, शिवाजी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि संभाजी को मतलब कैद कर लिया जाता है, ठीक है। और संभाजी जब कैद से छूट कर आते हैं, क्योंकि अब देखिए संभाजी के से तो इनकी अनबन हो गई थी, संभाजी और शिवाजी की अनबन हो गई थी। तो शिवाजी अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, किसे, राजा राजा राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो राजा राम जब राजा बन जाता है, मराठा का राजा बन जाता है जब राजा राम, तो फिर संभाजी आकर किसे, राजा राम को गद्दी से हटा देते हैं, ठीक है। अपन लोग पढ़ते हैं, इसमें अपने लोगों को पता चलेगा। तो जब बर्थ होता है 1657 में होता है संभाजी का, 1657 में जन्म होता है। इनकी इनकी माता जी का नाम क्या था, साईबाई, ठीक। और इनकी वाइफ का नाम था येसुबाई, येसुबाई से इनका एक पुत्र था शाहू। और 1681 के अंदर रिवोल्ट ऑफ अकबर, और ये वही शाहू है जिसने, नहीं, 1681 के अंदर रिवोल्ट ऑफ अकबर, अकबर का विद्रोह होता है। ये अकबर कौन था, औरंगजेब का ही एक पुत्र था अकबर, जिसने रिवोल्ट यानी
विद्रोह करा था किसके अगेंस्ट, औरंगजेब के अगेंस्ट। तो इसके अंदर उन्होंने किसने सहायता की थी, संभाजी ने सहायता की थी अकबर की। इन्होंने 6 वर्ष तक अकबर को अपने पास रखा था। और 1682 के अंदर जब औरंगजेब द्वारा साउथ मिशन स्टार्ट करा गया, जिसके अंदर उसने गोलकोंडा और बीजापुर को अपने एम्पायर में या फिर मुगल एम्पायर के अंदर मिलाना चाहा था और मिला मिला लिया था। तो उसके बाद क्या होता है, 1689 के अंदर जो मुगल होते हैं वो संभाजी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। 1682 में साउथ इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ था और 1689 के अंदर औरंगजेब या फिर मुगल जो होता है वो संभाजी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और मुगलों ने संभाजी पर आक्रमण किया। और इस दौरान जो ये होता है अकबर होता है ये यहाँ से भाग जाता है। ठीक है। और जो मुगल अटैक संभाजी, मुगलों ने संभाजी पर आक्रमण किया और यहीं का एक मुख्य सलाहकार था, कहाँ का, मराठा का मुख्य सलाहकार कवि कलश, और संभाजी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और 1689 के अंदर उसी साल संभाजी और कवि कलश दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और इन्हीं के साथ एक कैद में ले लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था येसुबाई, जो कि वाइफ थी किसकी, संभाजी की, और साहू जो कि पुत्र था संभाजी का। ठीक है, वर ऑल्सो अरेस्टेड, इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। देखिए, आपने पहले पढ़ा कि संभाजी ने राजा राम को हटाने के बाद अपनी गद्दी स्थापित की थी। ठीक है। अब जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है तो संभाजी के बाद उनकी जो पुत्र था साहू, उसे भी गिरफ्त में ले लिया गया था। तो जो राजा राम था फिर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जो राजा राम था वो फिर से राजा बन जाता है। ठीक है। और राजा राम कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे। उनका ये कहना था कि भाई जो असली हकदार हैं इस सिंहासन के वो कौन है, संभाजी ही हैं। और इस उन्हें रिस्पेक्ट ट्रिब्यूट करते हुए ही वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। ठीक। और 1698 में ही मेड सातारा हिज कैपिटल, सातारा को अपनी राजधानी बनाई राजा राम ने। और इन्होंने एक नई पोस्ट ऐड करी। देखिए, संभाजी ने जो अष्टप्रधान था उसे हटवा दिया था, मतलब उसे रद्द कर दिया था। लेकिन जब राजा राम आए तो उन्होंने अष्टप्रधान को भी लेकर आया राजा राम, और उन्होंने एक नई पोस्ट भी ऐड करी थी, कौन सी, प्रतिनिधि। और ये प्रतिनिधि जो पोस्ट थी वो पेशवा से भी ऊपर हुआ करती थी। जो प्रतिनिधि था वो अष्टप्रधान में, मतलब पेशवा से भी ऊपर हुआ करता था। अब टोटल अष्टप्रधान के अंदर कितने मंत्री हो गए थे, टोटल 9 मंत्री हो गए थे। अब देखिए, जो राजा राम की जो होती है मृत्यु हो जाती है 1700 के अंदर। और उस वक्त तक जो राजा राम का पुत्र था वो मात्र 4 साल का था। अभी जब 4 साल का पुत्र था तो ये तो भाई राज कर नहीं सकता था। तो इनकी जगह पर किसने राज किया था, मतलब कथित तौर पर जो राज किया था वो इन्होंने ही किया था। लेकिन इनकी जगह जो असली एडमिनिस्ट्रेशन, जो पावर को संभाल रही थी, वो कौन संभाल रही थी, इन्हीं की वाइफ, जिनका नाम क्या था, ताराबाई। किसकी वाइफ, राजा राम की वाइफ ताराबाई ने एडमिनिस्टर किया 1700 से लेकर 1707 तक। जो इनके पुत्र थे वो आगे जाके क्या, शिवाजी द्वितीय से थे। उन्होंने मतलब अपना शासन संभाला आगे जाके, मतलब संभाला नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जो ये ताराबाई का जब शासन चल रहा था 1700 से 1707 तक इनका शासनकाल चला। तो इनका जो पुत्र थे, राजा राम के जो पुत्र थे वो थे शिवाजी द्वितीय, जो 4 साल के थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब ताराबाई एडमिनिस्टर कर रही थी इनके उसे, तभी क्या होता है, औरंगजेब की 1707 के अंदर मृत्यु हो जाती है दिल्ली के अंदर। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब दिल्ली मतलब मुगल एम्पायर के अंदर जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो नेक्स्ट मुगल एम्परर बनता है वो कौन बनता है, मुअज्जम बनता है। किस नाम से, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब का ही बड़ा पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम नाम से नया शासक बनता है मुगल का। और वह 1707 के अंदर जो साहू और जो उनकी पत्नी थी येसुबाई, इन दोनों को अरेस्ट करा लिया था, इन दोनों को छोड़ देता है। तो 1707 के अंदर साहू को रिहा कर दिया जाता है। और जब यहाँ से साहू रिहा होता है तो वह कहाँ जाता है, अपना राजपाट लेने के लिए 1707 के अंदर। यहीं 1707 के अंदर रिहा होने के बाद यह जाता है मराठा, और एक बैटल होती है खेड़ा का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर जो ताराबाई और साहू के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर साहू ताराबाई को हरा देता है। मतलब
ताराबाई से राजपाट छीन लेता है और साहू बन जाता है राजा। और साहू डिफीटेड ताराबाई विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू ताराबाई को हरा देता है और राजा बन जाता है मराठा का। अब अपने लोग देखते हैं छत्रपति साहू महाराज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, छत्रपति साहू महाराज का जो शासनकाल रहा 1707 से 1749 तक रहा, और इन्हीं के कंजर्वेशन में, ठीक है, इन्हीं की अधीनता स्वीकार करते हुए सदन मराठा एम्पायर के अंदर शिवाजी द्वितीय, यानी जिनकी माताजी ताराबाई थी और जो 4 साल के थे जब राजा राम जी की मृत्यु हुई थी 1700 में, तो इन्होंने ही सदन मराठा एम्पायर, इन्हीं के संरक्षण में मराठा का सदन पार्ट जो था उसे रूल कर रहे थे शिवाजी द्वितीय। ठीक है, अब अपने लोग पढ़ते हैं। जो कैपिटल थी साहू महाराज जी के जो एम्पायर था उसकी कैपिटल थी सातारा। ठीक है, और जो न्यू पोस्ट, एक नवीन पद ऐड करा था सेना करते, ये सेना करते एक नई पोस्ट ऐड करी गई थी, किसके द्वारा? छत्रपति साहू महाराज जी के द्वारा। और इसके क्यों ऐड करी गई थी? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जी ने ताराबाई के अगेंस्ट साहू की मदद करी थी और राजपाट दिलाने में इनकी सहायता करी थी, तो इसलिए इन्होंने नई पोस्ट जोड़ी थी। कौन सी? सेना करते। और 1707 के अंदर प्रथम सेना करते बालाजी विश्वनाथ को भी बना दिया गया था। जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्हें प्रथम सेना करते भी बना दिया गया था। और 1713 के अंदर पेशवा, इन्हें क्या बना दिया गया था? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया था। और इन्हें जब पेशवा बनाया गया उसी के बाद से इस पद को, यानी पेशवा वाले पद को अनुवांशिक कर दिया गया, यानी कि अब मतलब हेरिडेटरी कर दिया गया कि पेशवा का पुत्र ही पेशवा अगला बनेगा। ठीक, अब देखिए सदन में क्या, सदन मराठा में क्या हो रहा था? शिवाजी द्वितीय जो थे वह अपना शासनकाल कर रहे थे और एक ट्रीटी हुई थी, वरना की ट्रीटी, वरना की संधि 1731 के अंदर किस किस के बीच में? शिवाजी के बीच में और साहू के बीच में, शिवाजी द्वितीय के बीच में और साहू के बीच में। इसके अधीन क्या बोला गया था कि भाई देखो, हम तुम्हारे एम्पायर में कुछ नहीं करेंगे और तुम हमारे एम्पायर में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करें, तुम अपना जैसे चलाना वैसे चलाओ, हम अपना वैसे चलाएंगे वैसे चलाओ। ठीक है, तो वैसे ही जो कैपिटल थी सदन मराठा एम्पायर की, वो कौन सी थी? कोल्हापुर। और जो इसी के बाद जो उसके बाद जो राजा बनता है सदन मराठा एम्पायर का, वो कौन बनता है? संभाजी द्वितीय। अब देखिए, अब अपने लोग पेशवा रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्रथम पेशवा रूलर रहे, जो ये प्रथम पेशवा रूलर रहे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, 1713 से लेकर 1720 तक। ठीक है, ये प्रथम पेशवा रूलर थे बालाजी विश्वनाथ। और 1719 के अंदर जो ट्रीटी हुई थी, दिल्ली की ट्रीटी हुई थी, किस किस के बीच में? सैयद ब्रदर्स के बीच में और बालाजी विश्वनाथ के बीच में। ये ट्रीटी किस लिए हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के बीच में और सैयद ब्रदर्स के बीच में ये ट्रीटी हुई थी फर्रुखसियार को मारने के लिए और मरवाने के लिए। मतलब सैयद ब्रदर्स ने बालाजी विश्वनाथ को अप्रोच किया था सहायता के लिए, किसको मरवाने के लिए? फर्रुखसियार को मरवाने के लिए। तो बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियार की हत्या कराने में सैयद ब्रदर्स की मदद की थी। ठीक है, इन 1720 बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आगे क्या होता है? जो फर्रुखसियार के बाद जो राजा आता है वह सैयद ब्रदर्स को निपटा देता है। तो इनका जो ये संधि थी ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है। तो 1720 के अंदर बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं जो पेशवा पद था वो अनुवांशिक हो चुका था, तो उसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र होता है बाजीराव प्रथम, वो उन्हें सक्सीड करता है, वो उनका उत्तराधिकारी बनता है। जो बाजीराव प्रथम थे 1720 से लेकर 1740 तक उन्होंने शासन किया और ये ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर करे जाते हैं, ग्रेटेस्ट पेशवा कंसिडर करे जाते हैं मराठा एम्पायर के। और इन्होंने टोटल 40 अनबीटेबल बैटल्स लड़ी थी, जिसके अंदर वह कभी हारे ही नहीं थे। अनबीटेबल अर्थात वही हो गया। और इसी के शासनकाल में, यानी बाजीराव प्रथम के शासनकाल में, मराठा साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत हुआ था। सबसे अधिक एक्सपेंशन जो हुआ था वो बाजीराव प्रथम के ही शासनकाल में हुआ था। और 1728 के अंदर पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम और निज़ामुल मुल्क के ये 40 अनबीटेबल बैटल में से सबसे इम्पोर्टेंट जो बैटल कंसिडर करी जाती है वो कौन सी करी जाती है? पालखेड़ा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? बाजीराव प्रथम के बीच में हुआ था और निज़ामुल मुल्क के बीच में हुआ था। बाजीराव प्रथम की 2 बीवियां थीं, दो पत्नियां थीं उनकी।
एक का नाम था काशीबाई, जिनसे उनका पुत्र हुआ मंगल रघुनाथ, और एक था मस्तानी बाई, जिनसे उनका पुत्र हुआ शमशेर बहादुर। 1737 के अंदर ही अटैक्ड दिल्ली, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली तक अपना साम्राज्य को फैला दिया था, बस लाल किला के ऊपर ही वे अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए थे, बाकी उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर दिया था मराठा एम्पायर का। हालांकि उस वक्त तक दिल्ली एम्पायर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद का कोई कुशल शासक भी नहीं था, तो इसीलिए मराठा एम्पायर के एक्सपेंशन को एक और भी बूस्ट मिला था। ठीक, 1739 के अंदर यूरोपियों में पुर्तगालियों से इसने सबसे पहले बेसिन छीना था। अगर हम लोग यूरोपियन से लड़ाई की बात करें तो इन्होंने पुर्तगाली यानी पोर्टुगीज से सबसे पहले बेसिन छीना था 1739 के अंदर, और 1740 के अंदर डाइड ड्यू टू हाई फीवर। 1740 के अंदर इनकी भी मृत्यु हो जाती है तेज ज्वर की वजह से, बुखार की वजह से। ठीक, और इन्हीं के द्वारा एक इनका दत्तक पुत्र, यानी इन्हीं का एक अडॉप्टेड पुत्र था, जो क्या नाम था इसका, नाना साहब नाम था, और यही इनका उत्तराधिकारी बनता है। किसका? बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बनता है? नाना साहेब। किस नाम से? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के नाम से यह उत्तराधिकारी बनता है। किसका? बाजीराव प्रथम का। और नाना साहेब पेशवा कहा जाता था, इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता था? नाना साहब पेशवा कहा जाता था। और 1749 के अंदर शाहू डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। जो साहू था, साहू छत्रपति महाराज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसकी जो मृत्यु होती है वो किसके शासनकाल में होती है? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हो जाती है। और 1761 के अंदर एक इम्पोर्टेंट बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो किस किस के बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी। और मराठा में उस टाइम सेनापति कौन था? जो यह सेना का निरीक्षण कौन कर रहा था? सदाशिव राव भाऊ। मराठा की तरफ से सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, और इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद अपने लोग पढ़ते हैं एंग्लो मराठा रिलेशंस, या फिर आंग्ल मराठा संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। और इस वक्त जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वैरन हेस्टिंग। और जो दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक हुआ था। और ये कहाँ से कहाँ तक, और ये इस वक्त जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। और इसी के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 के बीच में, और इस वक्त जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। और इसी यानी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर ही मराठा एम्पायर केम टू एन एंड, मराठा एम्पायर समाप्त हो गया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लास्ट पेशवा रहा था मराठा का, वो कौन रहा था? तो ये देखिए, बाजीराव द्वितीय रहा था, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो अपने लोगों ने मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ चुके हैं। जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इनफ है वैसे भी। ठीक, थैंक यू।